हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं विजय सैनी आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटिकल साइंस। ये एक क्रैश कोर्स अपना चल रहा है जिसमें प्रस्तावना तक का अपन ने पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम आज पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र और उस संघ की यानी देश की नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अब देखो, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, इसका जो प्रावधान है संविधान में भाग 1 में किया गया है। किस में किया गया है? संविधान के भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो हम पहले देखेंगे अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, भाग 1 में, भाग 1 का अगर मैं नाम की बात करूं तो भाग 1 का नाम है साथियों यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 का नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे संघ का नाम क्या है। तो हमारे संघ का यानी हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है उसका नाम क्या है। उसके नाम की बात करूँ तो उसके नाम का जिक्र होता है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, यानी आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? इसके दो अर्थ हैं। एक इसमें शब्द है संघ। संघ का क्या मतलब है? संघ का मतलब है कि हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी होगी। हमारे देश की शासन प्रणाली कैसी होगी? तो ये शासन प्रणाली होगी साथियों संघीय शासन प्रणाली। कैसी होगी? संघीय शासन प्रणाली होगी। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पर जो ये लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, ये क्या है? ये हमारे देश का साथियों नाम है। क्या है? देश का नाम। तो आर्टिकल 1 हमें दो चीज़ें बताता है। एक हमें बताता है देश का नाम क्या है, वो है भारत अर्थात इंडिया। दूसरा है कि हमारे देश की शासन प्रणाली क्या है, तो वो संघीय शासन प्रणाली है। अब इसका एक और अर्थ निकलता है कि इंडिया जो है, भारत या इंडिया, वो राज्यों का संघ होगा। यहाँ राज्यों का संघ होने का मतलब क्या है? राज्यों के संघ होने का मतलब ये है कि ये जो संघ है ना, ये संघ ये किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है कि आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है और जब तक एग्रीमेंट है तब तक आप साथ रहे और जब राज्यों का एग्रीमेंट खत्म हुआ तब आप अलग हो सकते हो। तो ऐसा कोई संघ नहीं है। जो भारतीय संघ है ना, वो कनाडा के संघीय व्यवस्था के समान नहीं है। संघ किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। ये जो राज्यों का संघ है ना, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि ये किसी समझौते का या किसी सौदेबाजी का परिणाम नहीं है, यानी राज्य जब चाहें वे अलग नहीं हो सकते हैं। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसे हम एक टर्म में डिफ़ाइन करना चाहें तो उसे इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। वो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि संघ का कभी भी विनाश नहीं होगा, संघ कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा।
लेकिन राज्यों का डिवाइडेशन हो सकता है, राज्यों को विभाजित किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, दो राज्यों को एक राज्य में मिलाया जा सकता है, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी अवस्था में संघ का विनाश नहीं होगा, देश का बंटवारा नहीं होगा। देखो ये जो वाक्य है वो भारत के संदर्भ में, यूएसए के संदर्भ में क्या कहा जाता है, अमेरिका के संदर्भ में साथियों ये कहा जाता है कि अमेरिका में जो राज्य हैं वो भी अविनाशी है और संघ है वो भी अविनाशी है। तो अमेरिका के संबंध में ये लाइन प्रचलित है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है, ना संघ विभाजित होगा ना राज्य विभाजित होगा। और एक स्टेटमेंट जो है वो कनाडा के संदर्भ में कहा जाता है, कनाडा, उसके संदर्भ में ये कहा जाता है साथियों कि जो कनाडा है ना उसकी संघीय व्यवस्था ऐसी है कि वो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। इसका क्या मतलब है, जब संघ कमज़ोर होता है तो उसका विनाश आसानी से हो सकता है, और अमेरिका में यही देखा गया है कि संघ कमज़ोर है, राज्य जो है वो क्या है, मजबूत स्थिति में वहाँ पर है। तो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है कनाडा। अमेरिका के संदर्भ में पूछे तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसी तरीके से हमने आर्टिकल 1 को अच्छे से डिफाइन कर लिया है कि जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा उसमें भारत का क्या मतलब है, संघ क्या मतलब है, और राज्यों का संघ होने का संपूर्ण अर्थ क्या है कि ये किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है कि राज्य इससे अलग हो सके। ठीक है, ये बात जो है ना ये अम्बेडकर ने कही थी। किसने कही थी? अम्बेडकर ने कही थी कि भारत का जो संघ है वो किसी समझौते का या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 कहता है, अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब भारत किसी बाहरी भौगोलिक क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, किसी युद्ध में जीत जाता है, एक्वायर कर लेता है, या कोई बाहरी राज्य भारत को समर्पित हो जाता है, समर्पण कर देता है। ठीक है, तो उस स्थिति में उस नए राज्य का भारत में जो प्रवेश किया जाएगा या उसकी राज्य के तौर पर, नए राज्य के तौर पर स्थापना की जाएगी, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 2 में किया गया है। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र को भारत जो है उस पर अधिकार जमा लेता है, लेकिन भारत के अंदर ही नए राज्यों का निर्माण करना हो तो साथियों उसके संबंध में आर्टिकल जो है वो है अनुच्छेद 3। ये क्या है? नए राज्यों का निर्माण। ये भारत के अंदर बात हो रही है। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्या क्या प्रावधान है आर्टिकल 3 में? नए राज्यों का निर्माण करना हो, उनकी सीमा परिवर्तन करनी हो, वे नामकरण, वे नामकरण, ये सभी जो प्रावधान हैं वो किस में है? अनुच्छेद 3 में है। तो पहले में हमने ये समझा कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है, उसकी शासन प्रणाली क्या है, उसका नाम क्या है। दूसरे में हमने ये जाना कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना की बात करता है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर है, और जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर हैं वहाँ पर नए राज्यों का निर्माण करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है या नए राज्यों का नामकरण करना है, ये सभी आ जाते हैं अनुच्छेद 3 में। अब है अनुच्छेद 4 जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
फिर भी आप इसे समझ लें कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के संबंध में कोई भी परिवर्तन करना हो तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और ये संसद इस शक्ति का प्रयोग विधि द्वारा ही प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तो विधि के अधीन रहते हुए संसद इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहे तो कर सकती है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 4 में। तो अनुच्छेद 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब साथियों, हमने यहाँ तक जान लिया कि भाग जो 1 है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अब मैं आपको कुछ राज्य आयोगों के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। पहला है धर आयोग, पहला है धर आयोग, ठीक है। और इसी के समान दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग है फजल अली आयोग। क्या है? फजल अली आयोग। ये 2 आयोग हैं। अगर पूछे कि ये कौन से आयोग हैं तो आपको बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो इन 2 आयोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला कि जो धर आयोग है उसके अध्यक्ष कौन हैं? धर आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? एस के धर, एस के धर। ठीक है। दूसरा आपसे पूछे कि सर इसका गठन कब हुआ है तो आपको क्या बताना है? एस के धर आयोग का गठन सर 19 यानी धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। और इसका जो प्रस्ताव है, रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या प्रस्ताव दिया गया, क्या सुझाव दिया गया? तो ये जो रिपोर्ट है इसमें यह सुझाव दिया गया कि हमें राज्यों का जो पुनर्गठन है वह हमें भाषाई आधार पर ना करके हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। किस आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। इसके बाद में फिर जो है एक और आयोग बनाया जाता है फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस फजल अली खुद ही हैं। ठीक है, अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो इस आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस, कौन है? जस्टिस फजल अली। अब इसकी जो है, इसका जो गठन है वो कब हुआ? तो साथियों इसका गठन हुआ 1953 में। कब हुआ? 1953 में। ठीक है, 1953 में इसका गठन हुआ और इनकी जो रिपोर्ट है इनमें प्रस्ताव रखा गया, इसमें एक प्रस्ताव रखा गया, वो ये रखा गया कि हमें प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो हमें उनका पुनर्गठन भाषाई आधार पर करना चाहिए। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। तो ये बात बोली थी फजल अली आयोग में। इस तरीके से संघ व उसका राज्य क्षेत्र टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब साथियों में बढ़ने वाला हूँ अगले टॉपिक की तरफ जो है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। अब देखो, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो भाग 2 में किए गए हैं। किस में किए गए हैं? भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक ये हमें सभी प्रावधान देखने को मिलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हमें नागरिकता के संबंध में सभी प्रावधान देखने को मिलते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अनुच्छेद 5 की। अब अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 5 ये कहता है कि नागरिकता कब से मिलेगी। तो अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के लागू होने से। कब से? संविधान लागू होने से
नागरिकता का प्रारंभ। संविधान जैसे ही लागू हो जाता है उसी समय से जो भी भारत के निवासी है उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं साथियों, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, ठीक है, वो बात करेंगे कि जो उस समय भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से भारत आए, उनके नागरिक अधिकारों की बात करेंगे। उसके अलावा NRI जो हैं उनके नागरिक अधिकारों की बात करेंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है, और संविधान द्वारा नागरिकता जो है वो जारी रहेगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में, ये सभी बातें हम 6 से लेकर 11 तक में करेंगे। तो मैं अब बात करूंगा अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिक अधिकारों की बात कौन करता है? सॉरी, पहले यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान से भारत आने वाले। एक सेकेंड। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो साथियों किया गया है अनुच्छेद 6 में। व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, ये प्रावधान हमें अनुच्छेद 6 में मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान से भारत आते हैं उनके नागरिक अधिकारों का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 6 में। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो, उसके संबंध में जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 में। तो यहाँ पर मैं इतना ही लिख दूँ कि जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया है विभाजन के समय, उसके जो नागरिक अधिकार हैं उसका जो प्रावधान है साथियों वो किस में किया गया है? वो किया गया अनुच्छेद 7 में। तो आप समझ जाएंगे। बाकी यहाँ से आगे की जो भाषा एज इट इज़ नीचे कॉपी करनी है। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 8 ये कहता है कि जो लोग भारतीय उद्भव के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत से बाहर रहते हैं किसी न किसी कारण की वजह से, उनके नागरिक अधिकारों की बात जो है अनुच्छेद 8 में। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मूल रूप से भारत के नागरिक हैं या भारतीय उद्भव के हैं लेकिन वो रहते हैं बाहर हैं, तो यहाँ आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं NRI के सिटीजनशिप राइट्स, नागरिकता अधिकार। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 8 में किया गया है। ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि अनुच्छेद 5 जहाँ बात करता है कि संविधान लागू होने से ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता अधिकार, और भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता अधिकार 6 और 7 में है। और जो NRI हैं, भारतीय मूल के उद्भव के नागरिक हैं, वो भारत से बाहर रहते हैं, उनके नागरिकता अधिकार अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 यानी नहीं। आप इसको कैसे याद रखेंगे? अनुच्छेद 9 यानी नहीं का मतलब जो व्यक्ति किसी दूसरे देश की विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर चुका है वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। जो व्यक्ति किसी दूसरे देश की विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है उसे हम कहेंगे नो, आप भारत के नागरिक नहीं हैं। तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वालों का नागरिक नहीं होना, यानी जो भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य फॉरेन कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 9। इसके बाद में है साथियों अनुच्छेद 10। अब एक आपको समझ में आना चाहिए
कि ये नागरिकता अधिकार तो हमें दे दिए गए हैं, लेकिन ये जारी कैसे रहेंगे, इसके संबंध में प्रावधान है वो अनुच्छेद 10 में किया गया है। कि अनुच्छेद 10 ये कहता है साथियों कि नागरिकता अधिकारों का बने रहना, यानी जो हम अधिकार दे रहे हैं जब तक भारत का संविधान है तब तक ये बने रहेंगे। नागरिकता अधिकारों का बने रहना, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 10 में। ठीक है। अब साथियों, जिस प्रकार से अनुच्छेद 4 इम्पोर्टेंट नहीं था, उसी प्रकार से भाग 2 में अनुच्छेद 11 भी इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के संबंध में अगर कोई भी प्रावधान में परिवर्तन करना, कुछ चेंज लेके आना है, तो संसद जो है विधि द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है या अनुच्छेदों में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। वो विधि द्वारा किसी भी अनुच्छेद या नागरिकता अधिकार के संबंध में प्रावधान जो है परिवर्तन ला सकती है। ठीक है। तो ये बात जो किस में की गई है? अनुच्छेद 11 में। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। नागरिकता अधिकारों के बारे में समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इससे पहले जो मैंने बताया कि संघ है उसका राज्य क्षेत्र है, भारत की टेरिटरी क्या है, वो सारी चीज़ें भी समझ में आई होगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाग 3। साथियों, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जितने भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, उनमें अगर कहीं पर भी भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर संविधान, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, ये शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ एक सवाल जो है भाग 3 से आता है। भाग 3 का मतलब मूल अधिकार। तो अगली जो कुछ क्लासेज हैं वो आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर संविधान लिखा हुआ, भारतीय संविधान लिखा हुआ, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था लिखा हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लिखा हुआ, भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बिना पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से देखें तो पूरा का पूरा संविधान अधूरा है। मूल अधिकारों से हर एग्ज़ाम में 1, 2, 3, 4, 5 सवाल आते ही आते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिससे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सिलेबस में मूल अधिकार है और मूल अधिकार से सवाल ना आया हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो क्लासेज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों तक शेयर करें। और कुछ समझ में नहीं आया या मैंने कुछ गलत बता दिया, सुधार की जहाँ भी गुंजाइश है वहाँ मुझे आप कमेंट करके अवगत करा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।